भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आज फादर्स डे पर हम आपको रामजी सकपाल और उनके बेटे भीमराव के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि भीमराव के महानायक बनने में इनके पिता रामजी सकपाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बात है 14 अप्रैल 1891 की महू नामक गांव में, जब रामजी सकपाल के घर भीमराव का जन्म हुआ। ये कौन आया? इसके आते ही सब कुछ शांत हो गए। इतनी मुसीबत से लड़की आया है, इसलिए तू भीमाबाई का बेटा भीम है। अब अंधेरा छटेगा, रोशनी होगी और हर दिन से जास्ती चमकीला सूरज निकलेगा। बाबा क्या है? ये डंडा, ये किताब, ये क्यों ली? बाबा ये मेरी सबसे अच्छी किताब है। अच्छे कपड़ों के साथ अच्छी किताब भी तो होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे ये वही किताब है ना जिसके लिए हमारे भीमराव ने नानी का दिया हुआ चांदी का लॉकेट दे दिया था। ये विज्ञान की किताब है। इसमें लिखा है कोई चीज क्यों डूब जाती है, कोई चीज क्यों तैरती है, कोई चीज क्यों भारी होती है और कोई चीज क्यों हल्की होती है। ये सब लिखा है इसमें। चांदी का लॉकेट ये सब सिखाता क्या? चलो बाबा। अब भीम मुझसे कभी भी कोई भी किताब मांगेगा ना और मेरे पास पैसे नहीं रहे तो मैं अपने आप को गिरवी रखकर भी उसे किताब ला कर दूंगा। नमस्ते जी। नमस्ते। प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किधर है? दाखिला करवाना है। इन बच्चों का नाम बताइए। बाला राव, आनंद राव, भीमराव। इनकी टाइटल? जी, अंबावड़ेकर। अंबेवड़ेकर? हाँ। ये कौन सी जात है? छोड़ो। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अब तेरी इतनी हिम्मत तो इन लड़कों के साथ लड़ाई करेगा? चल निकल, तुरंत इस कक्षा से बाहर निकल। लेकिन गुरुजी मेरा दाखिला तो इसी कक्षा में हुआ है। मेरे से बहस कर रहा है? बहस कर रहा है मेरे से? चलो चलो निकलो। निकलो। चल। चलो अपना अपना बोरा बिछाओ और किताबें निकालो जल्दी। भीम गुरुजी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और समझ में भी नहीं आ रहा। जितना सुनाई देता है उतना काफी है, हैं? अरे पढ़ लिखकर कौन सा बैरिस्टर बनोगे कि तुमको सब कुछ साफ साफ सुनाई देना चाहिए, हैं? वहीं पे खड़ा रहे और वहीं से पढ़। लड़के पढ़ो बेटा। नहीं तो भगोड़े कहलाओगे। इसलिए मैं तुम सबको बताता हूं, भागना नहीं। कल से हमें इस बात की लड़ाई लड़नी है कि तुम सब कक्षा के बाहर नहीं बल्कि कक्षा के भीतर रहकर पढ़ाई करोगे। और एक बात, मन में एक गांठ बांध लेना, ज्ञान पाने के लिए चाहे जैसी भी लड़ाई हो, कठिन से कठिन, वो लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी और जीत भी हासिल करनी होगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है और कल से तुम्हें यही करना होगा। कल से हमें कक्षा के भीतर ही बैठ के पढ़ना है। शाबाश बेटा। कहाँ चल दिए?
जाके अपनी जगह पे जाके खड़े हो जाओ। भाई तुम भी ऐसे लेट जाओ, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। रास्ते में ही लेट गया ये तो, अब क्या करेंगे? वहाँ से डंडा लाओ, अभी इसे मार के उठाते। फिर भी मैं नहीं उठूंगा। तो हम लोग को अंदर जाना है। तो हम लोग को अंदर जाना है। ये क्या बदतमीजी है? ये कोई लेटने की जगह है? गुरुजी कहते हैं कि पढ़ना है तो बाहर खड़े रह के पढ़ो, लेकिन वहाँ से ना सुनाई देता है ना समझ में आता है। इनसे कहा तो इन्होंने कहा पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनोगे। तो सब बच्चे मेरे साथ कक्षा से बाहर खड़े रह के पढ़ेंगे या मैं भी भीतर बैठ के पढ़ूंगा? उठो भीम, आज से तुम सबके साथ भीतर जाके पढ़ोगे। और एक बात याद रखना, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, समझे? जी गुरुजी। चलो बच्चों, अपनी अपनी कक्षा में जाके पढ़ो, चलो। चल भी, तेरा उपाय काम कर गया, तू जीत गया। अब हम कक्षा के भीतर बैठकर पढ़ेंगे। जाओ बेटा, अंदर जाके पढ़ाई करो। चल भाई। साहिब मेरे साहिब मेरे अरे वाह भाभी, कितना सुंदर बनाया है। ये पहनकर तो अपना भीम एकदम राजकुमार लगेगा। मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। किसने कहा तुम राजकुमार नहीं हो? अगर मैं राजकुमार होता तो स्कूल वाले मुझे कक्षा के बाहर नहीं निकालते। और कक्षा के भीतर भी गया तो गुरुजी ने कहा कि अपना मोरा उठाकर सबसे अलग बैठो, और पानी भी सबके तरह नहीं मिलाया मुझे, और कहने लगे कि हाथ नीचे रखो, और इतना ऊपर से पानी डाल रहे थे कि पानी मुंह में जाने के बजाय नीचे गिर रहा था, और उससे मेरे कपड़े भी गीले हो गए। आई, तुम तो मुझे कितने प्यार से पानी पिलाती हो, और वो भीम बेटा, कल तो तुम्हें कक्षा के भीतर नहीं जाने दे रहे थे ना वो लोग, आज तुम भीतर तो गए ना, ये तो खुशी की बात है। कल से आज बेहतर है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। रो क्यों रहे हो? बीवा, देखो, मुझे तो ये लग रहा है कि बुआ ठीक कह रही है। अभी आज तुम्हें अंदर घुसने दिया तो कल से और अच्छा होगा, है ना? रोना नहीं बेटा। अच्छा, मुझे ये तो बताओ कि तुम कक्षा के भीतर घुसे कैसे? मुझे नहीं बताना, और मुझे उस स्कूल में भी नहीं पढ़ना। ऐसे कैसे होती है पढ़ाई? किसको डांट के पीछे बिठा दो और किसको आगे बिठा दो। मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना, मैं कल से नहीं जाऊंगा। भीम, बाबा, मेरा नाम स्कूल से कटवा दो, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? नहीं। तो फिर मेरे साथ चल। भैया भैया, जाने दो ना, बच्चा है, हम समझा देंगे, समझ जाएगा वो। नहीं मीरा, ये बाप बेटी की आपस की बात है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। चल मेरे साथ। जाओ, वहां जाके खड़ा हो जाओ।
मुझे बता, गर्मी लग रही है? बाबा गर्मी है तो गर्मी लगेगी ना। कितनी गर्मी लग रही है? बहुत। वहां जाके खड़ा हो जा। लेकिन क्यों बाबा? मैंने कहा ना, वहां जाके खड़ा हो जा। तो बता, गर्मी लग रही है? बाबा गर्मी है तो गर्मी लगेगी ना। कितनी गर्मी लग रही है? बाबा कैसा सवाल है ये? जितनी वहाँ लग रही थी उतनी ही यहाँ लग रही है। भीम बेटा, अब शिक्षा भी सूरज की गर्मी की तरह होती है। जैसे आज जगह बदलने से सूरज की गर्मी कम नहीं हुई, वैसे ही कक्षा में जगह बदलने से या आगे पीछे बैठने से, अलग बैठने से ज्ञान का असर कम नहीं होता। जरूरी ये नहीं कि तुम कक्षा में कहां बैठते हो, जरूरी ये है कि तुम जहां बैठते हो वहां से पढ़ाई को कितना समझते हो। और पानी, उसने मुझे ढंग से पानी भी नहीं पिलाया स्कूल में। और उसने कहा कि जब तुम्हारे लिए नया लौट आएगा तभी पानी पीना। उसका क्या? उसने कहा ना कि नया लोटा आएगा, ये तो और भी अच्छी बात है। उसके लिए हम पढ़ाई क्यों छोड़ेंगे, है ना? अरे तो नया लौटा, इसे ये गुस्सा करना, रोना धोना, ये सब क्यों? ये सब बातें छोड़ो और मन लगा के पढ़ो। बाबा घर चले? तुम घर जाओ, माँ चिंता कर रही होगी। मैं जरा मिठाई लेके आता हूँ। किस लिए? आज तुझे कक्षा के अंदर प्रवेश मिल गया ना, इसके लिए। आज खुशी का दिन है, अब सब मिल के मिठाई खाएंगे। बाबा मैं जा रहा हूँ। थोड़े पैसे दो ना। किस लिए? बाल और नाखून बहुत ही बड़े हो गए, कटवाने हैं। आई, तुम फिक्र मत करो, जल्दी आ जाऊंगा। ओ भैया, मालिक ने भैंस भिजवाई है बाल काटने के लिए। मेरे भी बाल काट दीजिए। आओ बैठो। पहले मैं बच्चे का बाल काट देता हूँ, फिर भैंस का बाल काटता हूँ। तब तक तुम ये काम करो, पानी से भैंस के बाल गीले करो। ठीक है। क्यों, क्या हुआ? ये कटेगा तो मैं नहीं कटवाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? स्कूल में लड़ाई झगड़ा किए हो क्या आपस में? नहीं। इसका पूरा नाम पूछो पहले। क्या नाम है तेरा? भीमराव। आगे? अम्बा ओडेकर। अम्बा ओडेकर। जाति? देखा? मैं समझ गया कि तुम कौन हो। चलो तो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं, हो जाता। हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। चलो चलो भागो यहाँ से। क्यों? ये बात जाके अपने बाप से पूछना कि हम तुम्हारे बाल क्यों नहीं काट सकते। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ये कपड़ा भी अपने साथ में लेके जा। मैं इस कपड़े को किसकी गर्दन में बांधूंगा? भैया अब तो मेरी भैंस के बाल काट दो। भिगो दिए बाल? हाँ भिगो दिए। मुलायम हो गए होंगे, ला काट देता हूँ।
एक भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे नहीं। कहा ना, अपने बाप से जाके पूछो। भाग यहाँ से। बाबा मेरी जात क्या है? एक नाई ने एक भैंस के बाल काट दिए और मेरे बाल काटने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं बाबा से पूछ गया। आओ बेटा। भाई सुनो तो। विवा, ये गोल घेरा पूरा समाज है। हाँ, यहाँ हम सब रहते हैं। हमारा आस पड़ोस, गली मोहल्ला, सब यहाँ रहते हैं इस गोल घेरे में। इस गोल घेरे के बीच एक लकीर बना दी गई जिसने इस गोल घेरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये 2 हिस्सों में जो ये हिस्सा है, यहाँ के लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं। इस हिस्से में तुम्हारा स्कूल है, नाई की दुकान है, यहाँ तक कि ये सामने वाला चाय वाला भी है। सब लोग इसमें हैं। अब आता है ये हिस्सा जहाँ पे तुम खड़े हो। इस हिस्से में तुम हो, मैं हूँ, बाबा है, हम सब लोग हैं, हमारा परिवार है। विवाह, यहाँ कुछ नहीं है दुत्कार के सिवा। इस हिस्से के लोगों से ये बड़े लोग घृणा करते हैं। आप समझ रहे हो हमारी क्या जात है? ये सच समझकर इस अपने हिस्से में रहोगे तो जीवन आसान होगा। धीरे धीरे रे मना, देख लो इसे और समझ लो। धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। बाबा, हम इस समय इसलिए मुझे कक्षा से बाहर कर दिया जा रहा है। हम इस समय इसलिए मेरा बोरा सबसे अलग कर दिया जा रहा है। हम इस समय इसलिए मुझे चपरासी काका ठीक से पानी नहीं पिला रहे। हम इस समय इसलिए चपरासी काका ये कह रहा है कि पानी पीना है तो अपना लोटा ले आओ, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा और ना ही बाल और नाखून कटवाने के लिए किसी नाई के पास। मेरे कहीं जाने से, छूने से, बैठने से किसको तकलीफ होती है, मैं किसको तकलीफ क्यों दूं? देखो बेटा, ऐसा नहीं कहते। आई की बात तुमने सुन ली, अब बाबा की बात भी सुन लेना। तुम स्कूल जाओगे, लोग तुम्हें जो भी समझेंगे, तुमसे जितना भागेंगे, अब उस पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अपने हिस्से में रहकर सभी लोग जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन दुनिया उन्हीं को मानती है
जो अपना हिस्सा लांग कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तुम भी इस लकीर को तभी मिटा पाओगे जब किसी की परवाह किए बिना पढ़ोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे। इंसान की हैसियत जब बड़ी हो जाती है तो बाकी चीजें अपने आप छोटी हो जाती है। राम जी, यहाँ काम मिल सकता है, लेकिन हमारी जात छुपाकर। दिन भर के कुछ 8 आना मिलेंगे, बस मुंशी को हमारी जात का पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? अरे पुरंजन, कहाँ हो भाई आजकल? बस भाऊ। और क्या चल रहा है? थोड़ा काम के लिए परेशान है, काम ढूंढने आए। तो यहाँ आ जाओ ना, यहाँ आज मजदूर भी कम है। लेकिन भाऊ हमारी जात? अरे कुछ नहीं, साथ में मिट्टी ढोते हैं ना, तो आज बोरा ढोलेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे ये सब बड़े लोगों के चोचले हैं। जाति भले ही अलग हुई, हमारी और तुम्हारी गरीबी तो एक है ना। आ जाओ, मैं मुंशी से बात कर दूंगा। चलो चलो। कुछ पैसे हैं। कैसे पैसे? कुछ गहने थे, बेच दिए। बेच दिए मतलब? लेकिन गहने क्यों बेच दिए? इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा अपने पति को एक सूबेदार की तरह देखा है। लेकिन एक बार पूछ तो लेती। आपने पूछा था जब मजदूरी करने चले गए। मैंने कब मजदूरी की? विवाह के इतने सालों में इतना तो समझ गई हूँ कि कब क्या कर सकते हैं आप। जीवन भर मैंने आपको सूबेदार की तरह देखा है, अब मजदूरी करते हुए नहीं देख सकती। भीमा भाई, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी बनने की उम्र है। और देखना तुम, आज की मेहनत ही कल रंग लाएगी। अभी हम पैसे कमाने के तरीके और काम का चुनाव नहीं कर सकते, बल्कि हर हाल में हमें पैसा कमाना है, वरना हमारे भीम की पढ़ाई कैसे होगी। और फिर हमें अच्छे जिम्मेदार माँ बाप भी तो बनना है, क्योंकि जिम्मेदार माँ बाप के बच्चों के जीवन में कुछ भी करना आसान हो जाता है। और भीमा भाई, तुम किस दिन काम आओगी? मैं दिन भर काम करके घर आऊंगा, मेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे, तुम हल्दी पीसकर लगा देना, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। भीमा भाई, अगर तुम ही हार दोगी तो कैसा?
अच्छे बाबा। बाबा अब ये बताइए कि हर साल हमारी परीक्षा होती है, तुम दूसरे कक्षा में जाते हैं, लेकिन दीदी लोग की कक्षा अब घर में ही पढ़ा देते हैं बिना परीक्षा के। बाबा कोई तो उपाय होगा कि दीदी लोग भी सचमुच की परीक्षाएं दे सके। हाँ, तभी तो पता चलेगा कि दोनों कितनी पढ़ाकू है। एक उपाय है। सावित्रीबाई फुले ने पूना में बच्चों के लिए कई स्कूल खोले, तो वहां से परीक्षा का फॉर्म भर दें। अरे कहाँ जा रहा है रामजी सकपाल? शायद अपनी बेटियों को यहाँ से दूर लड़के वालों को दिखाने ले जा रहा होगा। अब आसपास के लोग तो इनसे रिश्ता बनाने से रहे, इसलिए जा रहा होगा किसी को ठगने। देख नहीं रहे हो कैसे तैयार होके जा रही है महारानियां? सही है ना, एक पसंद नहीं आएगी दूसरी आ जाएगी। कोई जरूरत नहीं है किसी को कोई जवाब देने की। देखो, चूजे की अम्मा चूजे को समझाई। करो करो, शादी करो। बाबा शादी करवाने नहीं, परीक्षा का फॉर्म भरवाने ले जा रहे पुणे। आपके घर में भी लड़कियां हैं, हमारे पर हंसने के बजाय आप उनकी पढ़ने की व्यवस्था करते हैं तो कितना अच्छा होता। तुम तीनों ने अभी तक अपने स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई। आज आखिरी दिन है फीस जमा करवाने की। बाहर आ। सुनाई नहीं दे रहा है, बाहर आ जा। घर चल। देख क्या रहा है, घर चल। नहीं आई, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। आप लोग जाओ। रुक।
सुनिए पापा पापा सुनिए तो पापा भैया पापा दीदी भैया पापा मुझे बाजा ही बजाना है। बकवास बंद कर। तेरे अकल में पर्दा पड़ा है। तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। रात दिन यही सपना देखता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाए, और तुम बाजा बजा रहे हो। यही तुझे बड़ा काम दिखा? अरे ये काम तो हमारे समाज का हर एक व्यक्ति कर लेता है, और मैं चाहता हूं मेरे बच्चे वो काम करें जो आज तक हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति ने किया ना हो। पापा मुझे नहीं समझ में आती। चुप बैठता है कि नहीं? बाप से सामान लड़ाएगा। भला बेटा क्यों बाजा बजाने के चक्कर में पड़ रहा है? थोड़ा पढ़ लिख ले, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। बुआ मेरा मन नहीं करता है पढ़ने का, नहीं समझ में आती है मुझे पढ़ाई। भीम को पढ़ना पसंद है तो वो करे ना पढ़ाई, मुझे नहीं समझ में आती है पढ़ाई बुआ। मुझे बाजा बजाना पसंद है, मैं वही करूंगा। बाजा नहीं बजा सकता तू। अगर स्कूल नहीं गया ना तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझा? तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। खा लीजिए ना। इतनी दूर काम पे गए, दिन भर काम किया, सुबह भी आपने गुस्से में खाना नहीं खाया था, अभी भी नहीं खाएंगे तो कैसे होगा? चलिए। कहाना नहीं चाहिए। बाबा अगर आपको मेरे यहाँ रहने से तकलीफ है तो मैं घर छोड़कर ही चला जाता हूँ, ताकि मेरे भाई पर मुझे कभी ढूंढ ना पाए। लेकिन आप अभी खाना खा लीजिए। बाबा ये तो गलत बात है ना। जब हम भाई बहन गुस्सा आते हैं तब आप कहते हैं कि बात करो। समस्या पर बात करने से समाधान निकलता है, और आज आप भी चुप हैं। बात तो कीजिए बाबा। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। बच्चा है, बच्चे की तरह रहे। हिमा भाई तुम जाओ यहां से। क्या ढूंढ रहा है तू? विवा, बाबा सुना है कि बैरिस्टर लोग काला कोट पहन के कोर्ट में बहस करते हैं, बस हम भी बहस करेंगे। तू मुझसे बहस करेगा? हाँ बाबा, ताकि समस्या का हल निकल पाए। ये क्या कोई कोर्ट है क्या? हाँ बाबा, ये कोर्ट है, इज्जत है, और बाला भी मुजरिम। हम दोनों बैरिस्टर और बाकी के सब लोग गवाह।
बात कीजिए, फिर मैं अपनी बात करता हूँ। मीवा क्या कर रहा है तू? अपने बाबा से बहस करेगा? बाबा से नहीं, एक बैरिस्टर दूसरे बैरिस्टर से बहस करेगा। गंगा चल खाना लगा। दीदी खाना खाते हैं। किताबें मनुष्य के लिए होती है, और बचपन इंसान का निर्माण काल होता है। किताबों के लिए कोई विकल्प नहीं है। अगर भीम तुम्हारे पास कोई विकल्प हो तो बताओ। मैं मानता हूँ कि किताबें मनुष्य को सही रास्ता दिखाती है, मनुष्य को समझदार बनाती है और मनुष्य को मनुष्य बनाती है। लेकिन कोई व्यक्ति पढ़ाई के बजाय कला या कोई हुनर सीखना चाहे तो इसमें क्या बुराई है बाबा? कला भी तो जीवन को निखारती है। ये तो रुचि की बात है बाबा। कोई पढ़ाई करके मनुष्य बनता है और कोई कला के साथ ना करके। एक इंसान चाहे जितना अच्छा कलाकार बन जाए, अगर वो अशिक्षित है तो ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा इंसान भी बने। हर पढ़ा लिखा आदमी अच्छा मनुष्य बन जाए, ये भी तो जरूरी नहीं है ना बाबा। इसलिए बच्चों की रुचि पे ध्यान देना चाहिए। शुरू में कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता। अगर बचपन में रुचि के आधार पर फैसला करने लगे तो सभी स्कूल खाली हो जाएंगे। कोई भी बच्चा कभी पढ़ेगा नहीं, क्योंकि बच्चों की रुचि पढ़ाई से ज्यादा खेलने में होती है। लेकिन बाला भैया के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने स्कूल जाके भी देख लिया, इनकी पढ़ाई में रुचि नहीं है। और जिसमें इनकी रुचि है उसमें पागलपन की हद तक है। ये सब कहने की बातें हैं बाबा, मैं इसका सबूत दे सकता हूँ। चलो बाला भैया। बाबा देखो, बाला भैया के पैर कितने सूज गए हैं। क्या हुआ? इसके पैर कैसे सूज गए? गुरुजी ने इनकी परीक्षा ली और कहा कि तुम्हें सच्ची में बाजा बजाने में रुचि है तो 1 घंटे तक दौड़ के दिखाओ। और बाला भैया दौड़ते रहे और वो देख के गुरुजी भी मान गए कि बाला भैया को सच्ची में बाजा बजाने की रुचि है। भीम, बाला की रुचि पढ़ाई में नहीं बल्कि बाजा बजाने में है, और किसी की रुचि मारनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानता माय लॉर्ड, क्योंकि बाजा बजाने से ना ही हमारे जीवन में, ना बाला के जीवन में, ना ही हमारे समाज के जीवन में कोई फर्क आएगा। बाजा बजाने से ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में फर्क आना, और वो फर्क शिक्षा से ही आ सकता है। नहीं तो हमारे और औरों के बीच का फर्क हमें रोज रोज मरने के लिए मजबूर कर देगा। माय लॉर्ड, मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आ रही। नहीं समझ में आ रही? नहीं। आप अपना कुर्ता उतारिए। वही कीजिए ना। देखो, अच्छी तरह से देख लो।
देख लिया, गिनती आती है ना तुम्हें? तुम सब लोगों को गिन लो, कितने छेद है इसमें, गिन लो। फौज के रिटायर सूबेदार है ये, फिर भी इन्हें ये पहनना पड़ता है और ये इन छेदों को ढक के किसी तरह से अपनी इज्जत बचा रहे हैं। मैं कहती हूं इनसे कि नया खरीद ले तो ये कहते हैं कि नहीं, इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी है। ये कहते हैं दीदी कि बच्चे पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाएंगे ना तो ये सारे छेद भर जाएंगे और फिर मेरे तीनों बेटे अपने बाबा को एक एक बंडी तो दे देंगे, खरीद लेंगे, तो मेरे पास 3 बंडी हो जाएगी। इस तरह से 3 कुर्ते, 3 जूते, उसके बाद मैं इस दुनिया का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। हम लोग गरीब हैं, वंचित है, बेबस, असहाय है। समाज घृणा करता है हमसे, इतनी घृणा कि हमें हमारे पदचिन्हों को मिटाने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी समाज ने हमें एक दलदल में धंसकर मरने के लिए छोड़ रखा है। इसमें से हमें तुम नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा? कौन? पुरखों की मुक्ति की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी पे होती है। तुम लोग अगर हमारी और हमारे समाज की मुक्ति के लिए ज्ञान की गंगा हमारे बीच लेके आओ तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और इस नर्क भरी जिंदगी से हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। ये लो, तुझे यही बजाना है तो यही बजा। गाना बजाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाजा बजाने वाली शराब पीते हैं, ये गलत है। बेटा, अगर बाप की बात मान पाओ तो पढ़ाई मत छोड़ना, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाला पहले से ही जिद पे अड़ा है बाजा बजाने की। भीम भी अब बाला की जैसे बातें करने लगा है। मुझे लगता था कम से कम भीम तो मुझे समझता होगा, लेकिन पापा एक बात कहूं? इधर आ। बोल। बाबा, आप रंजन काका से कह रहे थे ना कि भीमराव भी आपको नहीं समझता है, लेकिन बाबा ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन बहस करने पड़ी तो कर ली, लेकिन इसको बुरा मत मानना बाबा। अब बैठ। बिल्कुल बहस करना भी। मैं ये नहीं कहता कि बाला की बहस में तुम कितने सही थे और कितने गलत, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बहस नहीं करता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बहस सच और झूठ के बीच होनी चाहिए, बहस न्याय और अन्याय के बीच होनी चाहिए, बहस हक और उत्पीड़न के बीच होनी चाहिए, बहस मजबूरी और शोषण के बीच होनी चाहिए। संभव है हर बहस के बाद नतीजे के तौर पर हार और जीत ना निकले,
लेकिन फर्क जरूर पड़ता है, और फर्क पड़ना जरूरी है। भीम, बाबा की सारी बातें समझ आती है तुम्हें? नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि वक्त आने पे सारी बातें समझ में आ जाती है और मदद भी करती है ना बाबा? और इस तरह भीमराव को महानायक बनाने के लिए रामजी सकपाल ने अपने पिता होने का फर्ज निभाया।